हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं जो पढ़ा रहे थे, आपका जो चैप्टर चल रहा था टेंस। तो टेंस में अगला टेंस देखने वाले हैं, यानी कि हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट जो था, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को हमने देख लिया था। तो आज की इस वीडियो में अगला पार्ट उसका देखने वाले हैं। प्रेजेंट का जो प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं, 4 में जो पहला था प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस उसको देख लिए थे। दूसरा देखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे तथा इसका जो है रूल पढ़ेंगे, साथ ही साथ इसका जो है ट्रांसलेट इंग्लिश में कैसे करना है उन सब के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसकी पहचान देख लो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है, चलिए इसको भी बता देते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है अपूर्ण वर्तमान काल। क्या होता है, लिख लेना आप सभी, अपूर्ण वर्तमान काल। क्या होता है, अपूर्ण वर्तमान काल। इसका मतलब ये है कि इसमें जो भी वाक्य मिलेगा आप लोग को वो पूरा नहीं हुआ होगा। क्या नहीं रहेगा, पूरा नहीं रहेगा। जैसे कि यहाँ पहचान आप लोग देखो, पहचान दिया गया है जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। जब अगर वाक्य के अंत में क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द, अगर ये सभी शब्द आपको देखने को मिलते हैं तो वो किस टेंस में होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो चलिए इसका रूल समझते हैं कि आप लोग को कैसे बनाना है, कि इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो उसको कैसे करेंगे। चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल में पहले समझा दिया गया है राम सेब खा रहा है। तो यहाँ पे लास्ट में देखो रहा है आ रहा है कि नहीं। तो जो यहाँ पे रहा है आ रहा है, तो इससे हम क्या पहचान कर पा रहे हैं, किस टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। जब भी वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर वाक्य रहेगा तो उसके अंत में आप लोग को क्या क्या देखने को मिलेगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे भी रहा है और मोहन नाच रहा है, तो इसमें भी देखो लास्ट में क्या मिल रहा है शब्द मिल रहा है कि नहीं। तो इससे हम क्या पहचान कर पा रहे हैं, किस टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो याद रखना किससे पहचान कर पाएंगे, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द जब अगर लास्ट में आएंगे तो उससे हम पहचान कर पाएंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो चलिए आप सेंटेंस देखते हैं कि सेंटेंस इसमें, यानी कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे। चलिए लिख लेते हैं। पहले यहाँ पे आप लोग को डाल लेना है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या डाल लेना है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। अगर लिखना चाहे तो आप लोग लिख लेना साधारण वाक्य। साधारण वाक्य जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के चेक कर लेना। साधारण वाक्य का मतलब है कि जिसमें ना ही आप लोग से प्रश्न पूछा जाए, क्या पूछा जाए, ना ही आप लोग से प्रश्न पूछा जाए, ना ही उसमें नहीं शब्द आए, क्या आए, ना ही नहीं शब्द आए। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है राम सेब खा रहा है, तो इसमें देखो ना ही प्रश्न पूछा जा रहा है, ना ही नहीं शब्द आया है। तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, साधारण वाक्य हो जाएगा। ऐसे वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम कैसे बनाएंगे, इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो सबसे पहले आप लोग स्ट्रक्चर लिख लो। क्या लिख लेना है, स्ट्रक्चर लिख लेना है। तो लिख लो आप लोग स्ट्रक्चर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं STRUCTURE। स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना। क्या होता है, हिंदी अगर लिखना चाहे तो लिख लेना, स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना। तो इसका स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये रहा आपका क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। जैसे कि अगर पहले चलो एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए यही एग्जाम्पल है, इसका ही ट्रांसलेट हमको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो चलिए समझ लेते हैं पहले। यहाँ पे आप लोग समझो कि जो आपका ये रूल है अफर्मेटिव सेंटेंस का, कुछ रूल समझ लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे कि रूल समझ लो कि जब भी अगर वाक्य क्या रहेगा, सिंगुलर नंबर रहेगा। सिंगुलर नंबर का मतलब आप लोग समझते हैं एक वचन जिसमें केवल एक ही नाम रहेगा। जैसे कि ही सी इट तथा जो नाम होते हैं क्या होते हैं, नाम। लेकिन नाम कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, केवल एक ही पर्सन की बात की जाए उसमें। तो इन सभी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज का। किसका प्रयोग करेंगे, इज का, आप लोग याद रखना। और जो है आपका प्लूरल क्या होता है, प्लूरल। प्लूरल में क्या क्या आता है, आई बी, आई को यहाँ पे नहीं लेना है, बी, यू, दे, या जो भी और भी प्लूरल हैं उन सब के साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आर का इस्तेमाल करना है। किसका, आर का इस्तेमाल। और जो आई का,
आई के साथ हमको क्या करना है, एम का इस्तेमाल करना है, बस इतना सा याद रखना है कि आई के साथ हम एम का इस्तेमाल करेंगे। जो भी आपका प्लूरल होगा, चाहे नाम होगा, चाहे बी यू दे, ये सब आएंगे तो क्या करना है, आर का इस्तेमाल करना है हेल्पिंग वर्ब में। और सिंगुलर रहेगा तो ही सी इट तथा नाम के साथ क्या करना है, इज का प्रयोग करना है। इतना थोड़ा सा रूल याद रखने है। जैसे कि यहाँ पे अगर ट्रांसलेट करना है, राम सेब खा रहा है, तो इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे, चलिए ट्रांसलेट करते हैं, इसका ट्रांसलेट करते हैं। चलो, कि राम सेब खा रहा है, इसका ट्रांसलेट करना है, तो इसका ट्रांसलेट सबसे पहले क्या लिखना है, स्ट्रक्चर बताया गया है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आप लोग को देखना है कि जो कार्य कर रहा होगा, जो कार्य को करने वाला व्यक्ति होगा, वही क्या है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। क्या होता है, कर्ता। तो देखो यहाँ पे कौन कार्य कर रहा है, राम कार्य कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, राम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, राम लिखेंगे। उसके बाद क्या कहा गया है, इज एम आर का प्रयोग करना है। इज एम आर में यहाँ पे बताया गया सिंगुलर के साथ हम इज का इस्तेमाल करेंगे और प्लूरल के साथ आर का इस्तेमाल करेंगे। और आई के साथ, यानी कि आई का मतलब जो मैं होता है, मैं के साथ क्या करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, राम क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। किसका, इज का प्रयोग। उसके बाद क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है। यानी कि अब इसमें देखो वर्ब क्या है, तो वर्ब यहाँ पे खाना है, यानी कि खा रहा है, तो खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट होता है। तो यहाँ पे ईट लिख लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख लिए हम। तो उसके बाद कहा गया आई एन जी, आई एन जी लगा लेना है। क्या लगा लेना है इसी में, आई एन जी, वर्ब में ही आई एन जी लगाना है। यानी कि इसको यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी बोलो, चाहे वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिख लेना है यहाँ पे। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म ये बन गया। उसके बाद कहा गया है कि ऑब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है, तो ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, सेब है, तो सेब की इंग्लिश लिख लेंगे, ईटिंग एप्पल। क्या लिख लेना है, एप्पल। उसके बाद अदर वर्ड का मतलब, ओ डब्ल्यू का मतलब होता है अदर वर्ड। अदर वर्ड का मतलब अन्य शब्द। तो अन्य शब्द इसमें कोई बच ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, यहाँ फुल स्टॉप लगा देना बस। अगर अदर वर्ड है, अगर कोई भी अन्य शब्द बच रहा है, तो उसको हम ऑब्जेक्ट के बाद लिख लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा, राम इज ईटिंग एप्पल। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। जैसे कि यहाँ पे एक और दिया गया है, मोहन नाच रहा है, तो चलिए इसको भी ट्रांसलेट करते हैं। तो इसका ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, यहाँ पे बताया गया है, तो सब्जेक्ट लिख लेते हैं। अब इसी के अनुसार क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। क्या होता है, सहायक क्रिया होता है। तो मोहन की बात क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो मोहन एक वचन है, तो इसलिए इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि फोर्थ फॉर्म लिखना है, चाहे फोर्थ फॉर्म का हो, चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख करके आईएनजी लगा दो, फोर्थ फॉर्म बन जाएगा। तो यहाँ पे नाचना क्या है, हमारा वर्ब है। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्या होता है, थोड़ा सा समझ लो, क्रिया होता है। क्रिया का मतलब जो कार्य किया जा रहा होगा, जो भी कार्य वहां पे किया जा रहा होगा, वही क्या कहलाएगा, आपका वर्ब कहलाएगा। जहाँ जैसे कि यहाँ पे क्या उनका कार्य किया जा रहा है, मोहन के द्वारा नाचने का कार्य किया जा रहा है, तो ये नाचना हमारा क्या है, क्रिया है। तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, डांसिंग। डांस होता है, डांस मतलब नाचना, तो यहाँ पे डांस लिख लेंगे, DANC, ई लिख लेंगे, डांस। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, इसी में आईएनजी लगा देना है, तो डांसिंग बन जाएगा। लेकिन याद रखना, जब भी अगर ई शब्द आएगा लास्ट में किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो उसको ई को हटा करके आईएनजी लगाते हैं, तब बन जाएगा डांसिंग। यानी कि मोहन इज डांसिंग। इसके बाद अदर वर्ड है, यानी कि ऑब्जेक्ट है इसमें, तो ऑब्जेक्ट लिखो, नहीं है तो छोड़ दो। अगर अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लिखो, नहीं छोड़ दो, फुल स्टॉप लगा दो, हो गया मोहन इज डांसिंग। तो ये हमारा ट्रांसलेट हो गया इंग्लिश में। चलिए ऐसे समझते हैं कि अब अफर्मेटिव कंप्लीट कर लिए, अब निगेटिव कंप्लीट करना है। क्या करना है, निगेटिव सेंटेंस। तो चलिए निगेटिव सेंटेंस का रूल देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस, लेकिन इसको आप लोगों को याद रखना है, यही रूल उसमें भी लगेगा। सिंगुलर यानी कि ही सी इट तथा नाम के साथ हिज का प्रयोग करना है, और आई बी यू दे, आई के साथ एम का प्रयोग, बी यू दे के साथ क्या करना है, आर का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे अब निगेटिव सेंटेंस लिखो। निगेटिव सेंटेंस का मतलब नकारात्मक। क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य का मतलब जिसमें नहीं शब्द आए, क्या आए, नहीं शब्द आए। तो जैसे कि यहाँ पे चलिए स्ट्रक्चर लिख लो आप लोग। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका, स्ट्रक्चर लिख लो आप लोग। पहले लिखना है सबसे, क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है, सब्जेक्ट। उसके बाद इज एम आर, यानी कि जो भी प्रयोग होगा हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद नॉट। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म डायरेक्ट यहीं पे लिख लो। उसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद अदर वर्ड। ये बन गया आपका क्या, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले क्या लिखने को कहा गया है, सब्जेक्ट लिखने को कहा गया है, यानी कि जो कर्ता होगा आपका, क्या होगा, कर्ता, जो कार्य को कर रहा होगा। उसके बाद ये क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब है। क्या है,
हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का मतलब जो सहायक क्रिया होती है। उसके बाद नॉट मतलब जो नहीं शब्द आता है उसके लिए नॉट का प्रयोग करते हैं, इसलिए नॉट यहाँ पे लगा है। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब लिखना है, वर्ब का मतलब क्रिया, क्रिया जो होता है आपका जो काम किया जा रहा होगा उसको लिखेंगे। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, क्या होता है कर्म लिखना है। उसके बाद अदर वर्ड लिखना है, क्या लिखना है अदर वर्ड। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं कोई भी एक, मान लीजिए वाक्य ले लेते हैं एग्जाम्पल में। चलिए यहाँ पे जैसे कि बोला जाए तुम घूमने नहीं जा रहे हो, नहीं जा रहे हो। तो इसका ट्रांसलेट जब करेंगे सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है तुम, यानी कि तुम के द्वारा ही किया गया, कोई व्यक्ति है उसके द्वारा ही घूमने का कार्य किया जा रहा है। तो इसका ट्रांसलेट सबसे पहले क्या करेंगे, यूं लिखेंगे। यूं के साथ यहाँ पे बताया गया था कि जब भी प्लूरल होगा, बी यू दे ये सभी रहेंगे तो क्या लगेगा उसके लिए आर लगेगा। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा आर। उसके बाद ये निगेटिव है, यानी कि नहीं शब्द दिया गया है तो इसी में क्या कर देना है, नॉट का प्रयोग कर देना, यहाँ पे बताया गया है तो नॉट लगा देंगे। उसके बाद बोला गया है वर्ब लिखना है, क्या लिखना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो इसमें वर्ब क्या है जाना, तो यहाँ पे वर्ब क्या हो जाएगा गोइंग, क्या हो जाएगा गो मतलब जाना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन फोर्थ फॉर्म लिखना है तो यहाँ पे गोइंग हो जाएगा। तो उसके बाद क्या लिखना है ऑब्जेक्ट लिखना है, तो कहाँ जा रहा है घूमने के लिए, तो गोइंग टू वाल्क कर देंगे, क्या कर देंगे वाल्क, वाल्क मतलब घूमना होता है तो वाल्क लिख लिए। ये क्या बन गया आपका पूरा ट्रांसलेट हो गया। उसके बाद अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लिखो, नहीं तो फुल स्टॉप लगा दो। इसमें अब कोई भी नहीं बच रहा है, कोई भी अदर वर्ड या अन्य शब्द नहीं बच रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या कर दिए यहाँ फुल स्टॉप लगा दिए। तो ये आपका बन गया ट्रांसलेट, यू आर नॉट गोइंग टू वाल्क। यहाँ पे आप लोग गोइंग टू वाल्क की जगह पे टू के इस्तेमाल ना करके फॉर का भी इस्तेमाल कर लेंगे, तब भी सही रहेगा। फॉर का मतलब इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि जैसे वह घूमने के लिए जा रहा है, तो घूमने के लिए जाएगा तो फॉर का ही इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है। या बाकी ऐसा भी सही है। तो आप लोग को चलो एक एग्जांपल और समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कहा जाए राहुल 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 नाच रहा है, नाच नहीं रहा है, राहुल नाच नहीं रहा है। मान लीजिए यहाँ पे राहुल नाच नहीं रहा है, या ऐसे भी लिख सकते हैं राहुल नहीं नाच रहा है। चलिए ऐसे ही कर लेते हैं राहुल नहीं नाच रहा, चले यहाँ पे नहीं कर लेते हैं, राहुल नहीं नाच रहा है, यहाँ पे नहीं काट देते हैं। जब इसका ट्रांसलेट करेंगे सबसे पहले क्या लिखना है सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिख लेते हैं राहुल। उसके बाद क्या लिखना है हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, इसमें ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हम इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या करना है नॉट लगाना है तो नॉट लगा देंगे। उसके बाद क्या करना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाना है, तो नाचना क्या है हमारा वर्ब है, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है डांस, तो डांसिंग कर देंगे, क्या कर देंगे डांसिंग, फोर्थ फॉर्म बन जाएगा। उसके बाद अदर वर्ड यानी कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इसमें कुछ नहीं है तो यहीं पे क्या कर देंगे हम फुल स्टॉप, तो राहुल इज नॉट डांसिंग, ये क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेट हो जाएगा। चलिए आगे समझते हैं अब इंट्रोगेटिव, क्या समझते हैं इंट्रोगेटिव, यानी जिसमें प्रश्न पूछने का कार्य किया जाए, क्या किया जाए प्रश्न पूछने का कार्य किया जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, लिख लेना आप सभी अगर लिखना चाहो तो, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें क्या किया जाता है प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका भी चलो पहले स्ट्रक्चर लिख लो आप लोग। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका, स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख लेना, इसमें दो स्ट्रक्चर लिखना है। पहला स्ट्रक्चर लिख लो आप लोग इज, आई एम, आर, फिर क्या करना है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट का इस्तेमाल, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर लिखो क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड फिर क्वेश्चन मार्क। यानी कि दो स्ट्रक्चर लिखे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देखो, चलो एक अलग से पेज ले लेते हैं, उसमें समझाने की कोशिश करते हैं आप लोग को। चलो यहाँ पे मैंने पेज ले लिया है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि सबसे पहले क्या लिखा है आपका
इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। क्या है? स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है कि याद रखना रूल इसमें का, इसमें कुछ रूल भी आप लोग को याद रखना है। तो रूल क्या हो जाएगा, जैसे मान लो कि अगर वाक्य क्या है, क्या शब्द से शुरू होगा, अगर वाक्य किससे शुरू होगा, क्या शब्द से, तो वहीं आपको ये वाला स्ट्रक्चर यूज करना है। क्या करना है? ये वाला। क्यों ये वाला यूज करना है? जब वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। आप लोग याद रखना, उसकी अंग्रेजी हम क्या करते हैं? नहीं लिखते हैं। उसकी जगह पे क्या करते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जो आपका सहायक क्रिया होता है, इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दूसरा रूल हो जाएगा, अगर यही प्रश्नवाचक, यानी कि जो प्रश्नवाचक प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा होगा, प्रश्नवाचक जो शब्द होंगे वो कहाँ पे आएंगे? बीच में। कहाँ पे आएंगे? बीच में आएंगे। तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखना है। क्या करना है? सबसे पहले, सबसे पहले लिखना है। सबसे पहले लिखने का मतलब ये है कि दूसरे वाले स्ट्रक्चर के अनुसार उसको हम ट्रांसलेट करेंगे। यानी क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द। जब भी प्रश्नवाचक यानी जो शब्द होते हैं, कब, क्यों, कैसे, जो भी प्रश्न पूछने का कार्य किया जाएगा, जो भी प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा होगा, अगर वह वाक्य की कहाँ पे होगा? मध्य में, बीच में होगा, तब क्या करेंगे हम? सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। क्या करना है? सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखना है। चलिए यहाँ पे रूल समझते हैं, रूल नहीं, थोड़ा उसका एग्जाम्पल समझते हैं कि एग्जाम्पल से कैसे करेंगे। और एक बात यहाँ पे याद रखना, जब भी नहीं शब्द मिलेगा आप लोग को, क्या मिलेगा? नहीं शब्द अगर वाक्य में मिल रहा है तो उसको कहाँ पे लिखना है? सब्जेक्ट के बाद लिख देना है। कहाँ पे लिखना है? सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिख देना है आपको, नॉट। क्या लिख देना है? नॉट। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो आपका एग्जाम्पल दिया जाए, एग्जाम्पल मान लो कि आपका दिया जाए क्या, क्या वह, क्या वह भोजन पका रहा है, क्या वह भोजन पका रहा है। तो यहाँ पे अभी हमने बताया आपको कि जब भी वाक्य क्या शब्द से शुरू रहेगा, किससे शुरू रहेगा? क्या शब्द से। तो क्या शब्द से अगर शुरू रहेगा, क्या करना है हमको? हेल्पिंग वर्ब से लिखना है, यानी कि इस वाले स्ट्रक्चर का यूज करना है, पहले वाले स्ट्रक्चर का। क्यों करेंगे? क्योंकि क्या शब्द अगर शुरू में रहेगा तो उसकी अंग्रेजी हमको नहीं लिखना होता। अभी यहाँ पे हमने बताया था कि क्या शब्द अगर शुरू रहेगा तो उसकी अंग्रेजी हम क्या करते हैं? पहले, यानी कि उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसकी जगह पे क्या करते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल। तो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे किसके अनुसार? सब्जेक्ट, जो भी हमारा सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार क्या हेल्पिंग वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, उसको प्रयोग करना। तो यहाँ पे देखो वह क्या है आपका? एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यानी कि ही है, यानी सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर रहेगा किस, इसके साथ क्या प्रयोग करते हैं? इज का प्रयोग। सिंगुलर के साथ क्या करते हैं? इज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग जब भी ट्रांसलेट करेंगे, क्या शब्द शुरू रहेगा? सिंगुलर के साथ हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं। तो इज का प्रयोग कर दिए। उसके बाद फिर क्या कहा गया? सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो यहाँ पे ही का प्रयोग कर दिए। उसके बाद नॉट, यानी कि अगर इसी में नहीं शब्द आता तो हम नॉट का प्रयोग करते, इसमें नहीं शब्द नहीं दिए गए तो इसलिए नॉट यहाँ पे नहीं लगा रहे, नहीं तो यहीं पे ही नॉट का प्रयोग कर देते। किसके बाद? सब्जेक्ट के बाद। अब क्या करना है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो पकाना क्या है? हमारा वर्ब है, यानी कि भोजन पकाया जा रहा है। तो पकाने की इंग्लिश कुक होता है, कुक मतलब पकाना, लेकिन फोर्थ फॉर्म लगाना है तो क्या हो जाएगा? कुकिंग। क्या हो जाएगा? कुकिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? भोजन। तो भोजन की इंग्लिश क्या होती है? फूड। तो इज ही कुकिंग फूड हो जाएगा। अगर इसमें अदर वर्ड दिया गया है तो अदर वर्ड को इसके बाद लिख देना है, नहीं तो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाना मत भूलना। इज ही कुकिंग फूड, इसका क्या हो जाएगा? ट्रांसलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रांसलेट। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल है आप लोग का, चलो एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। यहाँ पे मान लो कि हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, राहुल बाजार क्यों जा रहा है? राहुल बाजार क्यों जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि इसमें क्यों शब्द, यानी कि जो प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा हो, कहाँ पे आ रहा है? बीच में आ रहा है। तो जब भी इसमें कहा गया कि अगर प्रश्नवाचक शब्द जो है वो बीच में आएगा, तब क्या करना है? सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखना है। क्या करना है? सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखना है। और यहाँ पे स्ट्रक्चर कौन सा लगेगा? ये वाला, दूसरा स्ट्रक्चर। तो चलिए इसके अनुसार करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है? जो भी प्रश्नवाचक शब्द आया है उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, यानी कि वाई लिखेंगे। क्या करेंगे? वाई लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है?
वाई लिख लेना है। क्या करना है? वाई लिख लेना है। तो वाई लिखेंगे। उसके बाद क्या कहा गया है? उसके बाद इज एम आर का यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करना है। तो हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो इज का प्रयोग, अगर मैं शब्द दिया गया है वहीं पे तो उसके साथ एम का प्रयोग करते हैं, और अगर प्लूरल रहेगा, क्या रहेगा? प्लूरल रहेगा तो उसके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे राहुल क्या है? सिंगुलर है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग? इज। उसके बाद क्या कहा गया है? सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? राहुल है, तो राहुल लिख लेंगे। उसके बाद क्या कहा गया है? अगर नहीं शब्द है नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो नहीं शब्द इसमें नहीं दिए गए थे इसलिए नॉट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। उसके बाद क्या करना है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाना है। तो वर्ब इसमें जाना है, तो गो मतलब जाना होता है, तो फोर्थ फॉर्म बनाएंगे तो गोइंग हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है? ऑब्जेक्ट लिखना है बोला गया है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? बाजार है, तो गोइंग टू मार्केट। मार्केट मतलब बाजार होता है। उसके बाद अदर वर्ड लिखना है। अदर वर्ड अगर है तो लिखो, नहीं तो छोड़ दो। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना। अदर वर्ड कोई भी नहीं है यानी कि अन्य शब्द और कोई नहीं है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। तो यही आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। और यहीं पे अगर बोला जाता है राहुल बाजार क्यों नहीं जा रहा है, मान लीजिए नहीं शब्द आ गया, इसी में क्या आ गया? नहीं शब्द आ गया, तो इसी में क्या कर देते हैं हम? इसी के अनुसार लगाते हैं हम, यानी कि स्ट्रक्चर यही लगता है हमारा जो दूसरा दूसरा वाला यहाँ पे स्ट्रक्चर है, यही स्ट्रक्चर प्रयोग होता है। लेकिन उसी में क्या कर देना है? यहाँ पे बोला गया सब्जेक्ट के बाद क्या कर देना है? नॉट का प्रयोग कर देना है। तो यही सब्जेक्ट के बाद हम क्या कर देते? नॉट का प्रयोग कर देते, तो ये वाला हमारा ऐसा हो जाता ट्रांसलेट। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पे आज की वीडियो में हमने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला भाग देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या देखेंगे? प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखेंगे। आप लोग लिख लेना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस देखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखेंगे। तो इसका रूल समझेंगे कि रूल इसका क्या होता है, इसको कैसे पहचानेंगे। साथ ही साथ देखेंगे इसका जो अफर्मेटिव कैसे बनता है, निगेटिव कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव कैसे बनता है सेंटेंस। तो तीनों सेंटेंस के बारे में देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए एक बार थोड़ा सा रिवीजन फिर से कर लेते हैं, क्विक रिवीजन है जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे देखो आप लोग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब बताया गया था पूर्ण वर्तमान काल होता है। इसकी पहचान हमने बताया था कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हुआ शब्द मिलेगा तो आप लोग को वो समझ लेना है कौन से टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। जैसे कि यहाँ बोला गया एग्जाम्पल, राम सेब खा रहा है, तो यहाँ पे लास्ट में देखो आप लोग क्या है? रहा है शब्द मिल रहा है, तो ये कौन से टेंस में हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। उसके बाद इसमें तीन प्रकार के वाक्य मिलते हैं, जैसे अफर्मेटिव और निगेटिव तथा साथ ही साथ क्या मिलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिलते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें ना ही प्रश्न पूछने का कार्य किया जाएगा, ना ही नहीं शब्द मिलेगा, तो कैसा सेंटेंस होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। उसको हम साधारण वाक्य बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, यानी कि जो इसका अनुवाद करेंगे उस किस अनुसार करेंगे। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि जेएमआर का प्रयोग, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी लगा देना यानी फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करना है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म होता है, अदर वर्ड का मतलब जो अन्य शब्द होगा। तो इसमें बताया गया इज का प्रयोग हम केवल और केवल किसके साथ करते हैं? सिंगुलर के साथ करते हैं। तो सिंगुलर यानी कि जो भी एक वचन होगा जिसमें केवल एक ही वस्तु की बात की जाएगी, तो ही सी इट तथा जो नाम होते हैं उसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। आई के साथ क्या करना है? जो मैं शब्द आता है तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब आई एम का प्रयोग करेंगे। आर का प्रयोग हम प्लूरल के लिए करते हैं, जो भी प्लूरल शब्द होते हैं आई को छोड़ करके, यानी कि वी यू दे जो भी होगा प्लूरल में वो सब के साथ क्या करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे ट्रांसलेट हमने किया राम सेब खा रहा है, तो सबसे पहले बोला गया सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा है राम लिखा है। उसके बाद क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इसलिए हम क्या लगाए? इज का प्रयोग। तो सिंगुलर के साथ इसका प्रयोग बोलते हैं कि करना है। तो उसके बाद बोला गया है क्या लिखना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि फोर्थ फॉर्म लगा देना है। आईएनजी बोला जाए तो समझ लेना वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाना है, तो डायरेक्ट वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिख लेना है आप लोग को। तो खाना क्या है? यहाँ पे वर्ब है, तो वर्ब यानी कि जो काम किया जा रहा होगा वही हमारा वर्ब कहलाएगा। तो वर्ब इसमें खाने का बात किया जा रहा है, तो ईटिंग, ईट मतलब खाना होता है, तो यहाँ पे क्या कर दिया गया? फोर्थ फॉर्म बना दिया गया ईटिंग। उसके बाद क्या करना है? ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट इसमें सेब था तो उसी का यहाँ पे क्या लिख दिया गया? एप्पल। तो उसके बाद अदर वर्ड रहेगा, तो अदर वर्ड इसके बाद उसका ट्रांसलेट कर देंगे, यानी कि उसकी इंग्लिश इसके बाद कर देंगे। तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया गया क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं था। तो ये हमारा बन गया राम इज ईटिंग एप्पल। चलिए आगे देखते हैं निगेटिव। निगेटिव में ऐसे बताया गया, इसी का रूल था, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। वैसे सेम का सेम इसमें भी है, इज एम आर का प्रयोग करेंगे, इज सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ, आर का प्रयोग प्लूरल के साथ। बाकी वैसे रूल इसका भी रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल, उसके बाद नॉट का प्रयोग, उसके बाद क्या करना है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। नकारात्मक का मतलब होता है, निगेटिव का मतलब जिसमें नहीं शब्द आएगा, तो नहीं शब्द जो भी जब भी आएगा वो निगेटिव सेंटेंस में रहेगा। साथ ही साथ रहे हैं, रहा है,
रहा हुआ शब्द आता है तो वो किस टेंस में रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा, हमने ये देखा था। तो यहाँ पे भी देखो रहा है, रही है, तो ये किस में है, निगेटिव सेंटेंस में है, तो इसका ट्रांसलेट इसके स्ट्रक्चर के अनुसार करेंगे। उसके बाद आपने देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने ये बताया दो स्ट्रक्चर, पहला स्ट्रक्चर इज एम आर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना, आप लोग कभी भी मत भूलना, नहीं तो पूरा ट्रांसलेट जो भी आप सही करे रहेंगे तब भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला वाला स्ट्रक्चर हमको यूज करना है जब भी वाक्य क्या शब्द से शुरू रहता है, किससे शुरू रहता है, क्या शब्द से शुरू रहता है, यानी जो प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है अगर क्या शब्द शुरू में रहेगा तो उसके लिए हम उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते बल्कि उसके स्थान पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा जो भी रहेगा चाहे सिंगुलर है तो सिंगुलर है, सिंगुलर के अनुसार हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, प्लूरल रहेगा तो प्लूरल के अनुसार हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अगर मैं शब्द दिया रहेगा तो उसके साथ हम क्या करेंगे, एम का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे सिंगुलर था तो इसलिए इज का प्रयोग किए, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद नॉट का, अगर इसमें नहीं शब्द दिया गया है तो नॉट का प्रयोग करो, नहीं तो क्या करना है उसको छोड़ देना है, वर्ब आगे लिखना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, उसके बाद अदर वर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना है। तो आज की वीडियो हमने इतना सीखा, क्विक रिवीजन कर लिए। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।